हेलो। लास्ट लेसन में हमने आपको इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में बात की थी कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो किस तरीके से आप उसको बांट बांट के पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हो या ना हो, हर इंसान जो जिंदा है, जो पैसा कमा रहा हो नहीं कमा रहा हो लेकिन पैसे को कंज्यूम कर रहा है, तो भी उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पैसा भी अगर सही ढंग से बोया जाए तो उससे 10 पैसे बन सकते हैं। तो धन, पैसा सिर्फ हमारे दिमाग का एक विचार है। ये एक झूठ है जो इंसान ने गढ़ा अपनी सुविधा के लिए, लेकिन इसको नहीं जानने की वजह से ये इंसान का मालिक बन बैठा है। तो अब हम फिर से इसका मालिक बने, इसके लिए चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन पैसे के व्यवहार को, पैसे के साइंस को, उसके मैकेनिज्म को जानते नहीं, और उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा ही गरीब रह जाता है। मतलब उसको जिस चीज़ के लिए जितना पैसा चाहिए उसके लिए उतना पैसा उसके पास होता नहीं। तो आप जो पैसा कमाते हैं वो तो समझो बारिश का पानी है। बारिश में अगर बाढ़ भी आ जाए तो वो बह के निकल जाएगी और आप गर्मी में सूखे का सामना करेंगे। अगर वही पानी बूंद बूंद करके ज़मीन में उतरे तो वो बारिश आपके काम की हो सकती है। तो आप 100 रुपया जो कमाते हैं उसमें से 90 तो आपको खर्च करना ही पड़ता है। वो 90 खर्च नहीं करके आप 85 करेंगे या 80 करेंगे, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन जो 10 या 20 बचाया है वो कहाँ लगाया, किस ज़मीन में उस बीज को बोया, उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग की। जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जहाँ हम पैसा लगाया करते हैं। तो सबसे पहले जो एक तरीका है जो गांव-गांव में हर आदमी जानने लगा है, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे आपको आपका पैसा आपको सुरक्षित दिखता है और रिटर्न जो होता है वो फिक्स होता है। जब आप किसी बैंक के पास पहुँचे और आपने कहा 1 लाख रुपया लो, तो उन्होंने कहा ठीक है 1 साल के लिए एफडी कर देंगे, आपको 9% देंगे। तो वो 9% कहाँ से देगी? वो पैसा बाजार में कहीं व्यापार में लगाएगी, और जब मकान बनाने वाले, व्यापार चलाने वाले उनको 14-15% देंगे वापस, तो उसमें से 9% वो आपको दे देंगे। लेकिन जब इकोनॉमी में गड़बड़ होगी तब आपकी एफडी और ये सुरक्षित निवेश भी खतरे में आ जाएगा। क्योंकि जब बैंक ही डूब जाती है तो बाकी चीज़ें भी परेशानी खड़ी कर देती है। लेकिन ऐसे पैसा डूब जाए इस तरह की संभावना है 90% तो नहीं होती। यहाँ मेन चीज़ हमको देखनी है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है। क्योंकि हमारी एक रेस चल रही है कि 9 साल में अगर आपका पैसा डबल होता है तो एक होता है रूल ऑफ 72, उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का भाग दें तो 72 में आप 72 का 9 का भाग देंगे तो 8 साल में पैसा डबल होगा। अब आपको ये देखना है क्या 8 साल में जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगती है, आपके बच्चों का एजुकेशन या हॉस्पिटलाइजेशन या जो खाना आप खाते हैं या जो मकान का किराया, क्या वो डबल होता है? नहीं, वो 5-5 गुना हो रहा है। इसका मतलब इफेक्टिव इन्फ्लेशन रेट 15 से 20% है। इफेक्टिव, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा। तो वो 15% इन्फ्लेशन रेट को मारने के लिए आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न 15% से ज़्यादा मिले। तो एफडी में एक पैसा आप लगा के रख सकते हैं उस समय तक के लिए जब तक कहीं और अच्छा रिटर्न देने वाली चीज़ में पैसा लगाने को सही मौका नहीं आए, तब तक आप एफडी और पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा के रख सकते हैं। लेकिन जो सुरक्षा का आपका आइडिया है वो काफ़ी नहीं है, सिर्फ उसको लेके आप नहीं चल सकते। क्योंकि अगर ये रेस में हमेशा खर्चा 15% की गति से बढ़ेगा और आपका पैसा 9% की गति से बढ़ेगा, तो आज से 20 साल बाद आप मकान को खरीदने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। मतलब मैं विलासिता की, लग्जरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एसेंशियल्स में बोल रहा हूँ। एसेंशियल्स में आपको अपने बच्चे का फ़ी भरने में कॉलेज का भी पसीना आ जाएगा। दूसरी चीज़ होती है बुलियंस। हमारे यहाँ पे सोना चांदी वगैरह में पैसा लगाया जाता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। हम अपनी स्त्री के लिए गहने रखते हैं, लेडीज़ के लिए गहने होते हैं। पहले घर में बर्तन हुआ करते थे, एक ज़माना था जब पीतल या कॉपर के बर्तन हुआ करते थे, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट थे क्योंकि उनका रिसेल वैल्यू हमेशा बढ़ता जाता था। अब जब से स्टील के बर्तन हो गए तो वो तो कहानी ख़त्म हो गई। अब बुलियन जो जेवर आप ले रहे हैं, वो जेवर अगर डिज़ाइंस के हिसाब से अगर आप उसको बार बार बदल बदल के और नई नई डिज़ाइंस लेते जा रहे हैं तो उसका जो रिटर्न मिलना है वो ख़त्म हो जाएगा।
पिछले 30 सालों में एफडी का एवरेज रिटर्न रहा है लगभग 9.5 से 10%। पिछले 30 सालों की बात कर रहा हूँ। ये भी इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले 18-15% तक का भी एफडी में रिटर्न आया करता था, वो घटते घटते फिर 7% भी दिखाया और अभी 9-9.5 के आसपास कहीं चल रहा है। तो एवरेज 9-9.5% एफडी में मिला, 10.5-11% बुलियंस में गोल्ड और सिल्वर में मिलता है। अभी जो तेजी की लहर आई है उससे कंफ्यूज मत होइए कि आपने देखा 2 साल में सोना डबल हो गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। डबल होने के बाद वो अगले 3 साल के लिए रेंज बाउंड हो जाएगा और फिर अगले 5 साल में वापस वैसी रैली आएगी कि अब ये यहाँ से डबल हो। तो जब तेजी की लहर आती सारे लोग उस एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और फिर धोखा खाते हैं। तो बुलियंस में आप गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगा सकते हैं। वो मैं सजेस्ट करता हूँ गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाना है तो ऐसे ऑप्शन आए हैं कि आप इनके म्यूचुअल फंड्स भी हैं या गोल्ड की 1 ग्राम यूनिट या सिल्वर की 100 ग्राम यूनिट में पैसा लगा सकते हैं। वो यूनिट आपके डिमैट अकाउंट में जमा होती चली जाएगी और बाद में जब उसको बेचेंगे तो आप रियल गोल्ड और रियल सिल्वर उस रेट पे खरीद सकते हैं। क्योंकि सुनार के पास आप जो चीज़ें खरीदने बेचते हैं, बैंकों के साथ जो आप खरीदते बेचते हैं, उसमें आपको प्रीमियम रेट में देना पड़ता है और जब बेचते हैं तो डिस्काउंट में बेचना पड़ता है, तो वहाँ आपका रिटर्न मारा जाता है। फिर तीसरी चीज़ होती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से में पैसा घर घर से जा रहा है। इंश्योरेंस दरअसल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर दिया गया है। और वो क्यों हुआ है कि एक लंबी चौड़ी एजेंट्स की भीड़ है। तो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे घर में आते हैं जैसे वो चंदा मांगने आ रहे हैं और हम उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं कि हम जैसे कोई चंदा दे रहे हैं। तो ये आग्रह का मामला नहीं है, आपको अपना इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्सअप मत करो। तो इंश्योरेंस में अलग अलग तरह के प्लान होते हैं। एक एंडोमेंट पॉलिसी होती है जिसमें आपको इकट्ठा 20 या 25 या 30 साल के बाद इकट्ठा पैसा मिलेगा बोनस के साथ। दूसरी चीज़ मनी बैक होती है जिसमें 4-4, 5-5 साल के अंदर पैसा मिल रहा है और ये बता रहा है एजेंट के इससे आपका आगे की प्रीमियम भरते रहेंगे आप। तीसरी चीज़ होती है टर्म प्लान, जो असल में इंश्योरेंस का पर्पस पूरा करती है, लेकिन उसको एजेंट कभी प्रमोट नहीं करते क्योंकि उसकी प्रीमियम सबसे कम होती है और उसमें जो पैसा आपने डाला है वो वापस नहीं मिलता, लेकिन बहुत छोटी कॉस्ट में आप बहुत बड़ा रिस्क कवर कर सकते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस का मेन पर्पस था रिस्क कवर करना। इन्वेस्टमेंट में तो हमको 1 लाख का 1.5 लाख तब मिलता है जब हमने 1 लाख डाला है, 1.5 लाख मिल रहा है। इंश्योरेंस में तो 1 लाख का 2 लाख तब भी मिल सकता है जब हमने अभी सिर्फ 20,000 ही भरा। मतलब इसने आपके नहीं होने पे भी रिस्क को कवर किया। तो एक 25 साल 30 साल का व्यक्ति टर्म प्लान ले तो उसको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो सकता है 4-5 हज़ार में मिल जाए। और अगर वो मनी बैक या एंडोमेंट ले रहा है तो उसको 10 लाख का इंश्योरेंस 1 लाख रुपए साल की प्रीमियम में मिलेगा। तो वो उसके लिए अफोर्डेबल ही नहीं होगा। तो हमको ये चीज़ भी ज़रूर देखनी है कि अगर मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो कितने अमाउंट का इंश्योरेंस है जो असल में इंश्योरेंस जैसा काम देगा। कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को क्या 2 लाख रुपए मिलेंगे तो वो 5 साल तसल्ली से जी पाएंगे, या फिर 15 या 20 लाख मिलेंगे तो वो 5 साल तसल्ली से जी पाएंगे। लेकिन आप बात करेंगे कि सर मैंने अगर 5,000 रुपया 30 साल के लिए लोगों को दे दिया और वो वापस नहीं मिला तो कितना गया? 1.5 लाख रुपया गया। बचा कितना? 1 लाख देने के बजाय आप 5,000 दे रहे हैं तो बचा कितना? 90,000 80,000 रुपया साल का बचा। वो पैसा आप उस जगह लगाइए जहां आपको रिटर्न बेटर मिल रहा है। 8-9% के बजाय आपको 15-16% तक बैठ पाए या 12-13% तक बैठ पाए, दैट इज ऑल्सो बेटर। क्योंकि जहां है वहां से बेहतर होना है, ये हमारा तरीका हो। और लिक्विडिटी हो, क्योंकि इंश्योरेंस में आपने अगर एक बार पॉलिसी लेके प्रीमियम शुरू की तो 3 साल का तो लॉक इन है। उसके पहले लोग, बहुत सारे लोग 2-2 साल की प्रीमियम भर के छोड़ देते हैं तो उनका सारा पैसा डूब जाता है। तो इंश्योरेंस जब भी कराएं, अब इंश्योरेंस में एक चीज़ है ये यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि उसके एडमिन चार्जेस कितने हैं, कितना पैसा असल में बाजार में लगाया जा रहा है और उसकी स्विचिंग कैसे आप कर रहे हैं कि बाजार जब गिरे तब आप उसमें सेफ मोड में आ जाएं, बाजार जब चलने लगे तो आप उसको इक्विटी मोड में लेके चले जाएं। पर उतना सब जानने के लिए तो मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। उतनी जानकारी को तो उन एजेंट्स को भी नहीं है जिन्होंने 5-5 करोड़ रुपए के प्लान्स बेच दिए, लेकिन उनको स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं था, उनको सिर्फ बेचने का आइडिया था। तो इसलिए आपको अपने पैसे के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। इंश्योरेंस अपने आप में डिस्कशन के लिए एक पूरी चीज़ है, हम कभी इस पे पूरा इंडिपेंडेंट डिस्कशन करेंगे। 5वीं चीज़ होती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मीन्स आप ज़मीन में पैसा लगा रहे हैं।
तो ज़मीन में पैसा लगाने के 3 तरीके होते हैं। एक प्लॉट होता है, एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट होता है, और तीसरा हो सकता है बंगलोज, रो हाउसेस। तो जहाँ ज़मीन जुड़ी है वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आपने कोई मकान या अपार्टमेंट जैसी चीज़ ली है तो उसमें आपको ये मदद मिल जाती है कि आपने अगर 25 लाख रुपए का फ्लैट ले लिया और लोन उठा लिया, तो अगर लोन की प्रीमियम आपको आ रही है 15-20 हज़ार रुपये के आसपास, बाकी आपने डाउन पेमेंट दे रखा है, उसमें से 8-10 हज़ार रुपये किराया आ गया, तो आप अफोर्ड कर पाते हैं उस चीज़ को कि 7-8 हज़ार रुपये मिला के धीरे धीरे वो आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई जहाँ आपकी छत है जिसमें आप रह सकते हो। लेकिन जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तो हम हमेशा अपने रहने के एंगल के हिसाब से नहीं खरीदें। एक चीज़ आपका एक घर आपके रहने के लिए हो जाता है, बाकी फिर आपको देखना चाहिए अप्रिशिएशन के हिसाब से। तो लोन्स को लेके और बाकी सारी चीज़ों को लेके ये बातें, मैं रियल एस्टेट का एक डिफरेंट कोर्स, एक पूरा मॉड्यूल तैयार करने वाला हूँ। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो वो रियल एस्टेट के लिए उस नॉलेज को भी कंप्लीट लें, ताकि आप एक भी सही डिसीजन रियल एस्टेट में करते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी का एक ताना बाना, एक दारोमदार, एक पूरी सॉलिड बेस तैयार हो जाता है। तो अभी अगर हम अपने पुराने ज़माने में अपने पिताजी या दादाजी, उनके पास जो भी देखें तो हमको पता लगा कि उन्होंने जो भी पैसा बनाया वो हमको पालने में, बाकी चीज़ों में, यहाँ वहाँ रस्मों में ख़त्म हो गया। जो कुछ उनके पास बचा है वो माँ की वजह से बचा है। माँ ने ज़बरदस्ती एक मकान, एक छत, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से मांगा, वही मकान उनकी सबसे बड़ी एसेट है। दूसरी चीज़, जो गहने उन्होंने ज़िद करके ले लिए, वो गहना भी उनका एक तगड़ा इन्वेस्टमेंट की तरह घर में दिखता है। बाकी तो पैसा सारा आया गया हो गया है। जो एफडी का पैसा इकट्ठा करके उन्होंने बनाया था, उससे तो एक फ्लैट लेना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये थी हमारी टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग की चर्चा। अब जो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में बात आएगी, तो हम अगर थोड़ी सी समझ ले लें तो हम ये जो 9%, 10% के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं, इसकी बजाय अगर हम इक्विटी में या कमोडिटी में 0.1%, मतलब बहुत डिफेंसिव, हमारा काम है एफडी से बेहतर लाना, सिर्फ इतना सा 0.1% अगर करें तो 250 ट्रेडिंग डेज में 25% तक का रिटर्न आ सकता है। उसके लिए आप दिन का सिर्फ 10-15 मिनट इन्वेस्ट करें और एक कला भी सीख रहे हैं, पैसा भी बन रहा है और बेटर बन रहा है। और अगर आपके पास समय नहीं है रोज देने को, तो इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक करके एसआईपी आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल जाएगी, और आजकल बहुत सारे ब्रोकर इक्विटी में एसआईपी दे रहे हैं कि हर महीने जो भी लेवल था आप शेयर खरीद के रखते चले जा रहे हैं। कोई पर्टिकुलर 2-3 शेयर आपने अच्छे चुन लिए, टॉप 5 कंपनीज इंडिया की चुन ली, और उसमें पैसा लगाते जा रहे हैं। अब जैसे पुराने ज़माने में लोगों ने बात की कि 90 में हमने देखा कैसा कांड हुआ था, शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो गए थे, पड़ोसी ने आत्महत्या कर ली थी, तो घबरा गए लोग। तो हमने कहा ठीक है, बहुत बुरी बात थी, लेकिन जितने का पान खा के थूक दिया, अगर उसके भी शेयर लिए होते आज से 30 साल पहले, तो आज कम से कम 5 कारें उन स्टॉक्स की वजह से एक्स्ट्रा खड़ी होती बाहर। तो हमको यही चीज़ समझनी है कि पैसे को अगर बनाना है तो एक ही सिद्धांत है, सर्जन, अर्जन और विसर्जन। आप पैसा क्रिएट करो, उसको अकुमुलेट करो, इकट्ठा करो, और फिर उसको सही जगह विसर्जन कर दो। जब बीज बोते हैं तो किसान से सीखिए, वो कभी शर्त नहीं लगाता कि अभी इसमें से चिड़िया बीज खा गई तो, कोई बीज सड़ गया तो, बारिश नहीं हुई तो। ऐसे सारे सवाल करने के वक्त उनके पुराने लोग, किसान के पिताजी कहते हैं कि बकवास बंद कर, बीज ले जा और ज़मीन में डाल दे। सड़ गए तो फिर से डालना, क्योंकि अगर हमने बोना छोड़ दिया तो फिर हम ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो बोने का सिलसिला लगातार शुरू रखना है। यही पैसा बोने की कला मैं आपको यहाँ समझाना चाहता था। इसको और डिटेल में आप मुझसे कभी भी बात करके इसको पूरा सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ग्रेट इन्वेस्टमेंट।